सो विद द मॉडर्नाइजेशन, जितना भी एडवांसमेंट हम आजकल देख रहे हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ फूड हो चुका है. सो अनफॉर्चुनेटली दो वी आर एडवांसिंग, वी आर टेक्नोलॉजी, वी आर एडवांसिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट साइमल्टेनियसली वी आर शिफ्टिंग इन एन एरा ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस. आज हमारे देश में इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड कैपिटल फॉर डायबिटीज. और एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, इंडिया का सेकेंड नंबर पे स्थान है, बिफोर यूएसए एंड आफ्टर चाइना. तो और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, इवन थायराइड और मेटाबॉलिक डिजीजेस बढ़ती ही जा रही हैं. सो फ्रॉम इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड, वी ऑल आर कमिटेड for lifestyle and diabetes free world. Thousands of patients have been benefited from this type of protocol, and we really help people naturally to maintain how to we educate, actually we educate them how they can manage their sugar level or blood pressure naturally without medicines. चलिए आगे से एक सिचुएशन लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क, इमेजिन कीजिए अगर आप आज से ठीक 2 दिन बाद टीवी ऑन करते हैं रात को 8 बजे और एक न्यूज आता है, आप देखते हैं टीवी पे कि गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया है, गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी आर प्रोहिबिटिंग सेल एंड परचेज ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज मेडिसिन. सो व्हाट विल हैपन? क्योंकि हो सकता है आप खुद या फिर आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कोई ना कोई ऐसे होंगे जो शायद डायबिटीज और हार्ट डिजीज की दवाइयां ले रहे होंगे. तब आपको कैसा लगेगा? Anybody would like to share? You can unmute yourself. Any comment from your side? मुसाफरा जी, आपको शेयर करना चाहेंगे हाउ यू वुड फील अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कैसा लगेगा आपको? ये अनइमेजिनरी क्वेश्चन है मैडम, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा किया तो गवर्नमेंट रहता ही नहीं, तो एक हफ्ते में जाता है. देख सर, ये इमेजिन करने को मैंने कहा था. चलिए एनीवेज, थैंक्स फॉर द कमेंट्स, यू कैन से. चलिए कभी भी ऐसा होता है तो मतलब कई लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, तो पीपल आर एम्बैरेस्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज इस तरह की मेडिसिन को डेली लेना ही पड़ता है ना. बट आप देखिएगा, ऐसा हो चुका है एक बार. ऐसा हुआ था सराजीवो वार के टाइम, दैट इज 1992 से 1996 में. इट्स अ प्लेस वेरी मच नियर टू सर्डिया, और ये रिपोर्ट है ऑक्सफोर्ड जर्नल की दिसंबर 1996 की. और इस रिपोर्ट में ऐसा देखा गया, ड्यू टू द वार, जो जैसे हम लोग के पास लॉकडाउन में बहुत ही लिमिटेड चीजों से हमें लाइफ सस्टेन करनी थी ना, सप्लाई नहीं थी, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी. तो सिमिलरली ड्यूरिंग द वार वहां पे ऐसा देखा गया कि लोगों को कुकिंग गैस नहीं है, दे आर बाउंड टू सर्वाइव with the help of live you can say live food, fruit, vegetables, बहुत सारी चीजों की, इवन मेडिसिन भी वहां पर नहीं थी. तो ऐसा देखा गया कि ड्यूरिंग दिस वार, जब ये वार रहा तो वहां पे धीरे धीरे उस टाइम डायबिटीज और लाइफस्टाइल की जो जो बीमारियां थी ऑलमोस्ट खत्म हो गई. बट ये भी देखा गया कि व्हेन द वार वाज ओपन और उसके बाद सभी चीजें फिर से मिलने लगी, तो उसी टाइम वहां पे ऐसा देखा गया कि फिर से वो डायबिटीज और बीपी की जो डिजीज है या जो पेशेंट्स है वो फिर से बढ़ने लगे. तो यहाँ से क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो, कि जैसे कि हम सब देखते हैं कि जब भी शुगर का लेवल बढ़ता है या ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पेशेंट मेडिसिन लेते हैं. और मेडिसिन लेने के बाद क्या होता है, फिर जब हम रीडिंग लेते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है चाहे डायबिटीज है, वी यूज्ड टू सी कि जो रीडिंग है वो कम हो रहा है. दैट मीन्स वी कैन से कि जो मेडिसिन है वो अपना काम कर रही है. लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस मेडिसिन डू. क्वेश्चन ये कि जो मेडिसिन है जब वो रीडिंग कम कर रही है, यानी कि पेशेंट को आराम दिया है, तो वो काम कैसे कर रही है. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो दवाई हम ले रहे हैं वो काम किस तरह कर रही है. सो हियर आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप एक हॉट एयर बलून देख रहे हैं. दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ ह्यूमन बॉडी. इसमें सेंट्रल पोर्शन आप देख रहे हैं, इट हैज टू आर्म्स आल्सो. जस्ट इमेजिन अगर मैं सेंट्रल पोर्शन पे कुछ प्रेशर, इस तरह प्रेशर डालती हूँ, देन व्हाट विल हैपन. देखिए अगर आप प्रेशर डालते हैं तो ऑफ कोर्स जो सेंट्रल पोर्शन है थोड़ा सा डेस्क हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ दबेगा, और जो एयर है वो इन्फ्लेट करेगी टुवर्ड्स द आर्म. सेम थिंग इज हैपनिंग इन अवर बॉडी. जो हमारी बॉडी है, हमारे शरीर में ब्लड के अंदर होता है ग्लूकोज.
जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ऑब्वियसली उस टाइम हम टेस्ट भी करते हैं, तो क्या होता है जो मेडिसिन हम लेते हैं वो भी हमारे ब्लड में ही जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो मेडिसिन क्या करती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको उसका मसल्स में अपटेक बढ़ा देती है। यानी कि मेडिसिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको या तो किडनी में लेके जाएगी, या लिवर में, या हार्ट की तरफ लेकर आएगी। तो दिस इज द रीजन कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, आई जस्ट वांट टू टेल यू, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो बॉडी से बाहर नहीं गया, स्टिल दिस इज इनसाइड द बॉडी। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जब ग्लूकोज का लेवल किसी भी पार्ट में बढ़ेगा तो वो पार्ट को डिटेरियोरेट करना या खराब करना शुरू कर देगा। दिस इज द मेन रीजन कि कुछ सालों के बाद जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें क्या होता है, कुछ सालों के बाद या तो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाता है, या लिवर की प्रॉब्लम आती है, या फिर हार्ट डिजीज उनके अंदर होने लग जाती है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू द वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि जो मेडिसिन है वो बॉडी से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर नहीं भेज पाती, वी आर नॉट एबल टू थ्रो एक्स्ट्रा शुगर आउट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि जो ये मेडिसिन है, मेडिसिन क्या कर रही है, ग्लूकोज का नंबर को कम कर रही है, दे डू नॉट ट्रांसलेट टू गुड हेल्थ और इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हमें यहाँ समझना होगा कि हमारे लिए वो जो नंबर है, जो रीडिंग आ रही है ग्लूकोमीटर के अंदर, वो इम्पोर्टेंट है, या हम लोग के लिए good health or longevity is important. And another fact I would like to tell you is that 73% of diabetes patients, they are on antihypertensive medicines also. यानी रिसर्च कहती है, as per the research of CDC Center of Drug Control and Prevention, कि 73% डायबिटीज के पेशेंट्स को हार्ट डिजीज या मतलब ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी लेनी ही पड़ती हैं। देखिए, लेट अस सी why it happens, what are the reason, क्यों ऐसा होता है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को कुछ टाइम बाद और बीमारियां भी आने लगती हैं। एक रीजन मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी आपसे कि एक्चुअली होता क्या है। अभी हमने देखा कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो वो बॉडी में इंटेक को बढ़ाता है, लेकिन होता क्या है, इनिशियली जो स्टार्ट होता है प्रोसेस जनरली एक मेडिसिन से स्टार्ट होता है, कुछ टाइम बाद जो पेशेंट की सेंसिटिविटी है वो चेंज हो जाती है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, he used to say कि मैं ना गोली लिया लेकिन उसके बाद भी मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, देन डॉक्टर पुट देम टू ऑन कॉम्बिनेशंस, और कुछ सालों के बाद धीरे धीरे देखा जाता है कि उनको इंसुलिन इंजेक्शन देने पड़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस इंसुलिन वर्क। सो आई एम शेयरिंग अ वीडियो विद यू। अगर आप कभी टोक्यो जाते हैं तो टोक्यो में पी कार्स पे ये एक पिक लिया हुआ हमने, क्लिपिंग है वीडियो का। वहां पे कुछ पुशर्स होते हैं, इस तरह हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है ना, वहां पे भी ट्रेन चलती है, और सुबह जैसे कि बहुत रश होता है, तो जनरली क्या होता है, हाँ जैसे ट्रेन में बहुत लोग भर हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा लोग होते हैं ट्रेन में, तो उनके जो गेट हैं वो बंद नहीं होते, तो वहां पे जो स्टाफ होता है, हाँ जी, तो ये आप देख रहे हैं पुशर्स हैं, ये आप देखिए किस तरह से लोगों को अंदर की तरफ थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं कि और ज्यादा ठस जाए और गेट ठीक से बंद हो जाए। सो दिस हैपेंस, व्हाट डज इट मीन, कहने का मतलब जब लोकली इनिशियली क्या था, हम सिस्टेमिक दवाइयां दे रहे थे, और जब सिस्टेमिक दवाइयां नहीं काम कर रही हैं, सो उस टाइम हमें लोकल इफेक्ट देने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन देना होता है। आप इमेजिन कीजिए, एक ट्रेन है, एक ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग, बिल्कुल इतना, एक उसकी हाई कैपेसिटी से मान लीजिए उसके अंदर 100 की कैपेसिटी है, उसके अंदर 200 लोग हैं जिनको बहुत ही ठस करके भर दिया गया है, तो क्या होगा कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगर 10-15 मिनट 20 मिनट की बात है देन इट्स परफेक्ट, लेकिन अगर उनको उसी फेज में बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी कंफर्टेबल, और हो सकता है उनका दम घुट जाए और कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन अवर बॉडी, क्योंकि हर एक पार्ट में एक लेवल तक ही ग्लूकोज को एक्स्ट्रा लेवल वो अपने अंदर ले सकता है। कुछ इंसुलिन क्योंकि लोकली इफेक्ट कर रहा है, तो होता क्या है, जो लोग इंसुलिन लेते हैं उन्हीं लोगों को कई बार हाइपोग्लाइसीमिया होता है, क्योंकि रिसर्च बताती है, और अगर कभी आपको हॉस्पिटल सेटअप में जाने का मौका मिलेगा, सो यू विल कम टू नो कि जिन लोगों के हार्ट में, उन लोग का जो हार्ट में जिनके उनके जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके हार्ट से लिटरली फाउल स्मेल आती है। आई मीन टू से कि जिस पार्ट में ग्लूकोज जाएगा वो पार्ट तो डिटेरियोरेट होगा ही होगा, और अगर हम इंसुलिन पे जो लोग जाते हैं उन्हें कम से कम महीना या 1.5 महीने के अंदर
जरूर एक बार हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अगर आप ध्यान से समझे तो जो हमारी बॉडी है, जो नेचुरल सिस्टम है, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस नहीं हो सकते। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पे होता है, जब पेशेंट बहुत दिन तक नहीं खाए तब। लेकिन क्योंकि इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं, तो कई बार मान लीजिए कि एक रोटी खानी है, सिर्फ बच्चों के केस में हम कह सकते हैं सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है कई बार कि पेशेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं, उन लोग को लगता है कि पता नहीं, हर बार हर एक महीना उनके साथ ये डायलेमा रहता है कि पता नहीं ये बच्चा बचेगा या नहीं, क्योंकि वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। रीजन बीइंग दैट कि जब आप आर्टिफिशियल इंसुलिन दे रहे हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी बॉडी से, ब्लड से दूसरे पार्ट्स की तरफ चला जाता है। और यहाँ एक और स्टडी है, ज़ेविन स्टडी। ज़ेविन स्टडी बताती है रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसीज इन पेशेंट्स with insulin treated diabetes mellitus results in a population based trial with 10 years follow। एक तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जब मैं आपसे ये सब रिसर्च बेस्ड, जब मैं आपसे स्टडीज के बारे में बात कर रही हूँ, कई जगह ऐसा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो चीजें हैं ये सब कंट्रोवर्शियल है, ऐसा नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू से, जब मैं आपको बताऊंगी उस टाइम ऐसी चीजें आपके माइंड में आएंगी तो आपको उन्हें नोट कर लेना पहली बात। और जब मैं आपको वो प्रूफ दिखाऊंगी उस टाइम आपको एनालाइज जरूर करना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसलिए तो माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप प्लीज उन्हें लिखिएगा, बिकॉज आई हैव डिवाइडेड दिस प्रोग्राम इनटू 2 पार्ट्स। वन इज रिसर्च और प्रोटोकॉल बेस्ड, व्हाट आर द न्यू रिसर्च सजेस्टिंग एज फार एज मैनेजमेंट ऑफ डिजीज आर कंसर्न। सेकेंड पार्ट हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा, तो आप अपने सभी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। तो ज़ेविन स्टडीज में ये देखा गया कि, क्योंकि देखिए कुछ सालों पहले तक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस टाइप की बीमारियां ज्यादा नहीं होती थी। उसके बाद लोगों ने लाइक मेडिसिन या केमिकल थेरेपी स्टार्ट की, तो साथ साथ साइमल्टेनियसली कुछ रिसर्चेस भी होती हैं। तो ये रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी की रिसर्च है, ये बताती है इंसिडेंस ऑफ कार्सिनोम ऑफ कोलोन एंड रेक्टम इंक्रीज द रिस्क बाय 99.9 फोल्ड। यानी कि जो लोग इंसुलिन को 10-10 साल तक लेते हैं उनमें 10% जो कोलोन कैंसर है या रेक्टम कैंसर है उसके चांसेस बढ़ जाती हैं। दिस इज द रिसर्च ऑफ 2005। ओके, अगस्त का ये जर्नल है और ये ज़ेविन स्टडी है। इसके अलावा एक और रिसर्च यहाँ मैंने आपसे शेयर किया है, that people with type 2 diabetes are more likely to develop cancer and to die from it than the members of the general population। तो ये रिसर्च है एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल डायबिटीज का, 2010 का ये रिसर्च है। तो ये रिसर्च बताती है कि जो टाइप 2 डायबिटीज है, समहाउ अगर उसको नहीं टाइम पे मैनेज किया जाए तो इट कैन बिकम अ कॉज फॉर कैंसर ऑल्सो। डायबिटीज अगर हो भी रही है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसको हम बहुत लंबे टाइम तक मैनेज नहीं करते हैं तो ये और किसी बीमारी को भी लेके आ सकती है। इट कैन इनवाइट अदर डिजीज इन द बॉडी। दिस इज द मेन फैक्ट वी जस्ट वांट टू से कि हमें आज ही इस चीज को समझना है कि क्यों जरूरी है इन लाइफस्टाइल डिजीजेस को समय पे ही ठीक करना। अगर हम इनकी तरफ नहीं ध्यान देंगे तो ये बहुत बड़ी थ्रेट लेके आ सकती है, दैट कैन बी फैटल फॉर अस। तो अभी हो सकता है आपको ये लगेगा कि जो मैं परसेंटेज बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा है या कम है। देखिए छोटा सा एक और रिसर्च मैं आपसे शेयर करती हूँ, that diabetes medicines increases the death from heart disease by 1%। की एक रिसर्च है 1992 की कि डायबिटीज मेडिसिन जो लोग लेते हैं उस पॉपुलेशन में अगर 100 लोग लेते हैं तो उनमें 1% हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1%। देखिए अगर हम देखें 1% से हिसाब लगाते हैं तो 10 साल में ये खतरा 10% हो जाता है। अगर हम 10 साल पीछे की पॉपुलेशन देखते हैं इंडिया की, जो पॉपुलेशन थी 123 करोड़, और उस समय जो डायबिटीज के पेशेंट थे 2010 में उनका नंबर था 61 मिलियन पीपल। अब 61 मिलियन लोगों का अगर हम 10% देखते हैं तो ये 60 लाख हो जाता है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि डायबिटीज की मेडिकेशन के कारण जो हार्ट डिजीज एक रीजन बना डेथ का, वो पेशेंट का नंबर 16 लाख था, 40 लाख था या 20 लाख था। दिस इज नॉट द क्वेश्चन हियर। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि जस्ट सी दिस 1% कैन बिकम अ वेरी बिग नंबर ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि ये सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रिटिकल है टू अंडरस्टैंड कि जब ये डिजीज स्टार्ट हो रही है हम उनसे कैसे बाहर आना है या उन्हें कैसे मैनेज करना है। वी शुड लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस।
just because other research of global burden of disease suggests कि जो 2017 में जो डेथ थी डायबिटीज के कारण देवर 2.5 लाख। अगर आप इसी साल का कंपेयर करते हैं जो रोड एक्सीडेंट्स का डाटा है, दैट सजेस्ट कि जो रोड एक्सीडेंट में लोगों की डेथ होती है दैट इज ओनली 1.5 लाख। सो दिस इज द क्रिटिकल सिचुएशन। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हमें इसके लिए थोड़ा अवेयर होना बहुत ही जरूरी है। So I just want to tell you, high blood sugar is bad, of course. This can be a risk factor for the diseases. But reducing blood sugar with medication is worst for health. तो हमें अगर मेडिकेशन या केमिकल की हेल्प लेनी पड़ रही है तो वो हमारी हेल्थ को और ज्यादा खराब कर सकते हैं। दिस इज द important thing that we should understand nowadays. And same rule applies for antihypertensive medicines also. I just want to put a question in front of you. देखिए आप बताइएगा जो भी आपने अब तक की स्टडीज की हैं या जो भी आपकी नॉलेज है जो आप अपने आसपास देखते हैं, आप बताइएगा इसमें से कौन सी दो चीजों में से एक चीज सही है। ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है दिस सजेस्ट कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज एंड ब्रेन स्ट्रोक, and risk of heart disease or brain stroke leads to high blood pressure. Which statement is correct? Anybody would like to share? कोई बताना चाहेंगे? सरवपाल सिंह जी, anybody can tell me? You can just unmute and tell your comment. आपको क्या लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं या ब्रेन डिजीज आती है? क्या लगता है आपको? मुसावराज जी आप बता दीजिए, एक नंबर सही था या दो नंबर सही था? Anybody? Can I request Sudha ji? It's a discussion only. हाँ जी, आप बताएंगे आपको क्या लगता है इनमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक था? मैं फिर से ऑन करती हूँ स्क्रीन को। स्क्रीन पे हाँ जी, ये ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, लोगों को हार्ट डिजीज बढ़ती है या ब्रेन स्ट्रोक होता है, या फिर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है इनमें से? रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। आपके हिसाब से नंबर 1 इज करेक्ट, एम आई राइट? यस यस। अगर आप मेडिकल नॉलेज की बात करेंगे, ऑफ कोर्स जिस तरह से भी हमारे आसपास एक प्रोपेगेंडा है कि नहीं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज ब्लड प्रेशर बढ़ने से आता है, बट इसका बिल्कुल अपोजिट है, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक सिर्फ सिम्टम है। ब्लड प्रेशर तब बढ़ता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं, कहीं ना कहीं इस कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन है। यानी कि कहने का मतलब जो न्यू रिसर्च है, न्यू रिसर्च आफ्टर 2012 के बाद से जो मेडिकल साइंस है उसका फेस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। या सेकेंड पार्ट इज करेक्ट दैट रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। व्हाई इट इज सो, मैं आपको आंसर करती हूँ क्यों ऐसा होता है। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमें जो नई रिसर्च है उसके बारे में चीजें पता हो, सो दैट हम सही समय पे करेक्टिव मेजर्स लेके एक क्रिटिकल सिचुएशन से पहले ही अपने आप को सेव कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो इन दैट डायरेक्शन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, एक्चुअली क्या होता है, मैं एक पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को? ये एक ब्लड वेसल का पिक्चर दिया हुआ है। ये साइड पे जो आप देख रहे हैं ये ब्लॉकेजेस हैं। आपने अगर इमेजिन किया हो या कभी आप लोग वाटरिंग ऑफ प्लांट्स हम लोग कई बार करते हैं ना, पौधों को पानी देते हैं, इमेजिन कीजिए एक पाइप है, इस पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहे हैं, तो अगर आप कहीं ना कहीं इस पर प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, जो पानी है वो हाई प्रेशर से जाता है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में छोटी छोटी बड़ी बड़ी जितनी कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये करीब 1 लाख किलोमीटर तक अगर हम इनको जोड़ दें उनकी लेंथ होती है, और ये बहुत ही धागे की तरह से इनकी, आप देखेंगे अपने हाथ के आसपास भी उनकी वेट होती है। अगर इनमें डिपोजिशन हो जाए इस तरह से जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं,
तो अल्टीमेटली दिस काइंड ऑफ डिपोजिशन क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रेशर, क्योंकि इसका जो ल्यूमेन है वो छोटा हो गया, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है। तो क्या होता है, जो ब्लड है वो एक्स्ट्रा प्रेशर से बाहर आता है या वो फ्लो कर रहा है। सो दैट मीन्स जो पहले से ही जो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज है उसके साथ, उसके कारण ये सिम्टम आता है जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। बट व्हाट वी पीपल डू जनरली, जिस तरह से हम मेडिसिन देते हैं, या तो वो किडनी पे इफेक्ट करती है, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट को एक्स्ट्रा जो जो लिक्विड है उसको बॉडी से बाहर निकालती है, या फिर कई बार वो हार्ट के जो पंप है, मोटर है, उसको कम करती है। जब वो उसको कमजोर करती है तो अल्टीमेटली, और जो पेशेंट का जो भी लाइफस्टाइल है, जिस तरह से भी जो उसका ऑयल इनटेक है, वो सब चीजों पे जब वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, मेडिसिन या केमिकल्स के थ्रू हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, नई रिसर्च व्हाट दे सजेस्ट, न्यू रिसर्च सजेस्ट कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर के लिए जो ज्यादा मेडिसिन लेते हैं उन्हीं को ही हार्ट अटैक ज्यादा आता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड वन मोर थिंग आई विल सजेस्ट यू हियर, दैट देयर इज अ डिजीज ट्रायंगल। देखिए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल तीनों का एक ट्रायंगल है, अपने आप में आपस में जुड़े हुए हैं। ये कुछ इस तरह से है, जैसे मान लीजिए अगर ये डायबिटीज को हम केमिकल से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसे कम करते हैं, तो बाकी दोनों डिजीज गिफ्ट में आएंगी, यानी वो ब्लड प्रेशर को भी इफेक्ट करेंगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बॉडी में चेंज कर देंगी। कई बार क्या होता है, किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर से स्टार्ट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, किसी पेशेंट में डायबिटीज से डिजीज जो प्रोग्रेशन का है वो जो प्रोसेस है वो एक नजर आने लगता है, और किसी किसी पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल लेवल का चेंज होता है। तो तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, अगर आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करोगे शुगर से, तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर इनवाइट हो जाएगा, यानी एज अ गिफ्ट और ऐड हो जाएंगी। सेम थिंग अगर हम ब्लड प्रेशर को मैनेज करेंगे, डायबिटीज और हाई ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नंबर वन सीक्रेट इज, जो मेडिसिन हैं वो ब्लड शुगर के नंबर को या ब्लड प्रेशर नंबर को कम करती है। So lowering blood sugar with medication do not lower the risk of diseases, and yeah, and just 2-3 more slides I would like to suggest. So I'm requesting you, there could be number of questions, as you people must be thinking कि मैं कुछ अलग चीजें आपसे बता रही हूँ. There can be number of controversies, so please write all your questions. All of you please mute yourself. कहीं से मुझे थोड़ा साउंड आ रहा है, नॉइज आ रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लाइफ ऑफ बेस्ट सेलिंग डायबिटीज ड्रग. यहाँ मैं बात करना चाहूंगी 1999. आई थिंक मुझे एक बार स्टॉप करके सबको म्यूट करना होगा. लेट मी म्यूट एवरीबॉडी. I'm not able to see that option on the screen. So requesting everybody, please mute yourself. सभी लोग कर लें जहां से भी साउंड आ रहा है. Otherwise I need. Okay, so let us continue with the session. Here on this slide, I have given few more information. Life of a best-selling diabetes drug. See what happened in 1999. Rosiglitazone, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ड्रग है, इसका पर मंथ का जो सेल है दैट इज 1 million per month रहा था उस टाइम. इट वाज लॉन्च बाय GlaxoSmithKline विजन. और जब एक ड्रग लॉन्च किया गया उस टाइम डॉक्टर जॉन बोस, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, रिपोर्टेड कि अगर इस दवाई को हम ज्यादा देते हैं तो हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो पेशेंट में बढ़ जाता है. सो GSK मेड अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने उनको मना किया कि नो नीड टू डिस्क्लोज दिस. सो इन 2003 उपसला ड्रग मॉनिटरिंग ग्रुप ऑफ WHO, उन्होंने इस चीज को फिर से बोला और तब GSK ने कुछ फॉल्स क्लेम दे दिए. लेटर व्हाट हैपेंड इन 2007, यानी कि उसके बाद 2007 में जाके ये प्रूफ हो गया, जो कि प्रोफेसर स्टीव निशान उनके कलीग ने प्रूव किया ड्यू टू इन अ लैंडमार्क मेटा एनालिसिस ट्रायल कि ये दवाई अगर हम देते हैं तो 43% जो हार्ट डिजीज है या रिस्क है या हार्ट अटैक है वो केसेस बढ़ने का चांसेस है. सो दिस वाज द रीजन कि इस दवाई को 2010 में बैन किया गया. और 2012 में US कोर्ट ने $3 बिलियन का
इस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 10 सालों में ये कंपनी अगर इनको 3 बिलियन देने भी पड़े तो ये उससे कहीं ज्यादा ये ड्रग इस कंपनी को अर्न करके दे चुका था। सो आई जस्ट वांट टू से कि अगर हम सिर्फ ऐसा कह दें कि नहीं दिस इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई जस्ट वांट टू से कि आवर हेल्थ इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पिछले 10 सालों में जितने भी लोगों को नुकसान हुआ इस दवाई को लेने से, अल्टीमेटली द पेशेंट वाज द सफरर। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन 1999 में लॉन्च किया गया था, नोवो नॉर्डिस्क ने किया था इसको, और बैन किया है। ये बैन है एक्चुअली जर्मनी और फ्रांस में, एंड इसको इंडिया में भी 18 जून 2013 में बैन किया गया। बट द प्रेशर ऑफ companies and other you can say the people who are from this इंडस्ट्री, उनका इतना ज्यादा प्रेशर था कि इस बैन को इंडिया में 31 जुलाई 2013 में हटाया गया। एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि पायोग्लिटाजोन को लेने से ज्यादा इसका जो साइड इफेक्ट है ज्यादा टाइम लेने से, इट कैन कॉज ब्लैडर कैंसर। ओके, तो आज भी इसके बाद अगर आप इसके बॉक्स को देखेंगे तो इसके बॉक्स पे एक रेड लाइन लगा हुआ है, एंड नाउ दे हैव अमेंडेड वन लाइन ओनली कि पायोग्लिटाजोन शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट who has high risk or history of you can say bladder cancer. So it's really you can say very embarrassing situation है कि एक ड्रग जिसका साइड इफेक्ट पता है उसके बावजूद भी people are bound कि उस ड्रग को वो मार्केट से नहीं हटा सकते। This kind of pressure is there in this industry. So here I would like to give you other examples like fenformin। अगर आप fenformin ड्रग है जो अब नहीं आता है, इसकी जो क्लास है, यहाँ कुछ हमने और आपको एग्जांपल्स दिए सो दैट यू विल बी अवेयर अबाउट द ड्रग की किस टाइप की ड्रग्स हैं और उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो ये भी बैन किया गया, एफडीए ने इसको 1977 में बैन किया था, जस्ट बिकॉज मोर डेथ ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसके देने से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए थे। सिमिलरली उसके बाद कुछ समय बाद आप एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी टॉलब्यूटामाइड का, जिसके की क्लास है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलूरिया। दीज आर ऑल क्लासेस, ये वो केमिकल्स हैं जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स को दिए जाते हैं। और इससे भी यूजीडीपी ने, यूनिवर्सिटी ग्रुप ऑफ डायबिटीज प्रोजेक्ट में ये रिपोर्ट किया कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस वाज आल्सो बैंड इन 1971। और आज इन रिपोर्ट्स को जबकि 40 इयर्स हो चुके हैं, उसके बाद भी डायबिटीज केयर 2017 की रिपोर्ट बताती है कि स्टिल रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स आर डिबेटेबल, कि जो सल्फोनिलूरिया दिए जा रहे हैं पेशेंट्स को, उनसे उन्हें कितना फायदा हो रहा है या फिर कितना नुकसान हो रहा है। यू कैन गेट ऑल द रिपोर्ट्स फ्रॉम मी इन केस यू वांट, यू कैन गिव अ ईमेल, दोज हु वांट, अगर आप मेल कहेंगे हमें तो we can, our team can share with you. And similarly on this slide we have taken what happens if a person take metformin. Metformin को अगर आप लंबे टाइम तक देते हैं, it can result into gastrointestinal upset, means पेट खराब हो सकता है, या पेशेंट में ज्यादातर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूरोपैथी, अनीमिया, या फिर सल्फोनिलूरियास की अगर हम बात करें जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिपिजाइड, इन ड्रग्स से चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाता है अराउंड 2.5 टाइम्स एज पर द रिसर्च। एंड दिस इज अनदर ग्रुप जिसमें सेक्साग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, ये कुछ सॉल्ट दिए जाते हैं जिन्हें DDP4 इनहिबिटर बोलते हैं। और इनसे क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस यानी पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रहते हैं। एंड अनदर ड्रग इज एकार्बोज, मिग्लिटोल, जो यूज किए जाते हैं, अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर इन्हें बोलते हैं। इनसे पेट खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एंड दिस आई हैव टेकन फ्रॉम लेटेस्ट जर्नल ऑफ इंटेंसिव केयर मेडिसिन एंड डायबिटीज स्पेक्ट्रम वॉल्यूम 2014, 2018 के जो लेटेस्ट जर्नल है, all these reports we have taken from there. So I just want to tell you कि सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि जो ड्रग्स या मेडिसिन हम ले रहे हैं वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो आज का जो हमारी क्लास में टास्क रहेगा, सबसे पहले आप अपनी मेडिसिन का उठाइएगा स्ट्रिप और देखिएगा उस पर क्या सॉल्ट लिखा हुआ है।
तो सॉल्ट को आई शेयर ऑल द जो ड्रग की क्लासेस हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करूंगी। तो दिस इज द टास्क जो आपको करना है, और क्लास और कैटेगरी लिखना है। शेयर दिस एक्टिविटी इन द ग्रुप एंड हाउ मच इज द मंथली एक्सपेंसेस एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू स्पेंड इन कमिंग 10 years, 20 years or 30 years. So anybody may ask, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि when this is the situation, why it happens कि जब हम डॉक्टर्स के पास innocently जाते हैं तो why they people are writing these medicines to us. So here my answer is actually all the doctors, they are all trained for chemical therapy. I just mean to say what happens क्योंकि उनको जो ट्रीटमेंट का जो मेथोडोलॉजी है दैट इज विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल कॉलेज में कभी जाएं, आपको मौका मिलता है, तो व्हाट यू विल से देयर, वहां पे क्या होता है डॉक्टर्स को इस तरह से ट्रेन, सपोज कि यस इफ अ डायबिटिक पर्सन इज देयर, पेशेंट इज देयर, और आप उसको मेटफॉर्मिन दे रहे हो, तो हो सकता है उस पेशेंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, तो उस केस में नो नीड टू वरी, आपको क्या करना है विटामिन B12 के इंजेक्शन देने। सपोज किसी पेशेंट में मान लीजिए पेट खराब हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो डॉक्टर विल राइट लैक्सेटिव, यानी कि वहां पे हर चीज के लिए एक और केमिकल उनको लिखना है या एक और केमिकल प्रिस्क्राइब करना है। दिस इज द बेसिक रीजन दे आर ट्रेन्ड इन दैट वे। Somebody has unmuted. We are getting lot of noise. युवराज मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, सॉरी म्यूट कर रही हूँ अभी। We are getting lot of noise from your side. And for example, ठीक इसी तरह से सपोज मान लीजिए जैसे मेटफॉर्मिन का एक और साइड इफेक्ट है, मान लीजिए पेट खराब हो जाता है किसी पेशेंट में, तो अनदर ड्रग डॉक्टर हैज टू प्रिस्क्राइब because all the game is roaming around is towards the chemical use of chemicals we can say. So this is the basic reason कि वो लोग नेचुरल साइंस पे काम नहीं कर रहे होते हैं, they are not trained for that. So और ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं कि intentionally they are doing, no, this is you can say the behavior of a chemical कि जब कोई दवाई रिसर्च के बाद आती है तो उसका कुछ सालों तक पॉपुलेशन में टॉक्सिक स्टडी देखी जाती है कि कितना रिजल्ट है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और अगर ज्यादा साइड इफेक्ट्स मिलते हैं तभी उसको विड्रॉ किया जाता है। बट आई जस्ट वांट टू से कि आर वी पीपल गिनी पिग, क्या हम एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के लिए बने हैं? तो दिस इज द मेन क्वेश्चन वी शुड अंडरस्टैंड कि जो केमिकल जो हम लोग ले रहे हैं क्या वो रियली हमें हेल्प कर रहे हैं, और अगर हमें नहीं कर रहे तो इज देयर एनीथिंग सो दैट वी कैन मैनेज अवर ब्लड शुगर naturally. So in tomorrow's class I'll share a number of things कि ब्लड शुगर तो हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, बिकॉज जितनी भी एक्टिविटीज जो भी हम काम कर रहे हैं उस सब में हमें ग्लूकोज की जरूरत है, दिस इज गुड फॉर अस, लेकिन हमें उसको एक लेवल में रखना है, एक बैलेंस में रखना है, और वो करने के लिए हमें किसी केमिकल की जरूरत नहीं है, वी कैन डू इट नेचुरली ऑल्सो। सो विद दिस आई एम इनवाइटिंग ऑल योर क्वेश्चंस। तो अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वन बाय वन करके मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ आई विल आंसर रिलेटेड टू today's session because during these 4 days daily we'll go one by step, एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। in tomorrow's topic I'll take different things. So if you have any queries regarding today's session you can ask me. I'm inviting your questions now. मैडम हाँ जी बताइए। हम डॉक्टर से पूछे, डायबिटीज के डॉक्टर से पूछे तो साइड इफेक्ट मेडिसिन से होता है करके पूछा, वो बोले गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है करके बोला। ये सच है, ये क्या सच है? सर मैं बताती हूँ, आई एम अ क्लिनिकल रिसर्चर। अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे, हम लोग का जो बेसिकली काम है, हम लोग क्योंकि कोई भी दवाई जब मार्केट में आती है उसका 14 इयर्स का प्रोसेस होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी हाउ ड्रग्स कम इनटू द मार्केट। ठीक है, जब कोई दवाई केमिकल में कोई प्रॉपर्टीज केमिस्ट देखते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टीज है और इसको इस बीमारी के अगेंस्ट यूज किया जाता है, तो पहले उसको छोटी पॉपुलेशन पे एनिमल्स में देखा जाता है, एग्रीड, ठीक है, तो वो 5 साल तक चलती है।
उसके बाद छोटे ग्रुप में, लाइक 100 लोगों के ग्रुप में, जिसको हम फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 1 स्टडी कहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइड इफेक्ट नहीं करती है। हर दवाई का अपना एक ना एक साइड इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। बट वो क्या होता है, परसेंटेज वो लोग देखते हैं, उन लोग को कितना जैसे एक सिक्का अगर हमने उछाला तो कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, यानी कितने उसके रिस्क है, कितने उसके लाइक साइड इफेक्ट्स हैं, उसके हमें रिपोर्ट सबमिट करने होते हैं, तब जाके ट्रायल मिलती है। और वैसे भी मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, अगर साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई मेडिसिन अगर हम डेली ले रहे हैं, कभी ऑफ एंड ऑन लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बात करें तो एज पर एलोपैथी उसको हमें लाइफ लॉन्ग लेना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि जो लोग लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे हैं, क्या उनको साइड इफेक्ट नहीं आएगा इतने लंबे टाइम तक? आई एम जस्ट सेइंग कि कोई चीज हमने 2 या 3 दिन ली, इमरजेंसी में ली, दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई बात नहीं। बट हमें लाइफस्टाइल डिजीज में एक मेडिसिन को लाइफ लॉन्ग लेना है, थ्रू आउट अवर लाइफ वी आर टेकिंग। तो ऑफ कोर्स जो चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट है वो बढ़ते ही हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि उनको डायबिटीज, वो डायबिटीज सिंगल नहीं होता, डायबिटीज के साथ उनके किडनी डैमेज भी होता है, किडनी इनसफिशिएंट हो जाती है, बहुत लोगों में हार्ट डिजीज भी आ जाती है, और बहुत लोगों में आर्थराइटिस भी आती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि किसका जो बॉडी जो सेंसिटिविटी क्या है, उस हिसाब से ये चीजें होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट तो एलोपैथी में है। आप खुद गूगल कर सकते हैं, आप गूगल पे देखिएगा साइड इफेक्ट्स ऑफ मेटफॉर्मिन या व्हाटएवर सॉल्ट यू आर टेकिंग। लेकिन वो डॉक्टर वो झूठ बोला है मुझे। नहीं 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 नहीं, झूठ नहीं बोले हैं, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी। आप मतलब हाँ साइड इफेक्ट नहीं होते ये आप नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ इसलिए साइड वही इफेक्ट, हाँ साइड साइड इफेक्ट। इफेक्ट, हाँ साइड इफेक्ट तो हर मेडिसिन का होता है, ये तो डॉक्टर को भी पता है, ठीक है। जब हम लोग क्लिनिकल जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो हमें हर मेडिसिन को पढ़, वो किस तरह उसका फार्माकोलॉजी है, क्या उसका मोड ऑफ एक्शन है, फार्माकोकाइनेटिक्स, साथ में उसके साइड इफेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। और डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है कि अगर कोई साइड इफेक्ट आ भी रहा है तो उसको दूसरी दवाई देके पेशेंट को रिलीव भी करना है। लेकिन केमिकल के जो जो कट करना है, जो साइड इफेक्ट, वो केमिकल से ही है। दिस इज द रीजन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पेशेंट के एक दवाई की जगह बहुत सारी दवाइयां होंगी, यानी पेशेंट यूज टू टेक 8 to 10 मेडिसिन, आप समझ रहे हैं। वो भूल हाँ जाते हैं कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, इतनी सारी पोटली हो जाती है लोगों के पास। दिस वाज द बेसिक रीजन फॉर दैट। मैडम, हाँ जी बताइए। हाँ जी, आई वांट टू आस्क द रिलेशनशिप ऑफ ड्रग्स विद ओबेसिटी। ओके, रिलेशनशिप फॉर ड्रग विद ओबेसिटी, कौन सा ड्रग, पहले थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताएं। हाँ जी, आई एम यूजिंग मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, एंड आई हैव डेवलप्ड द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। या ऑफ कोर्स, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं ना, तो आप देखेंगे इसके साइड इफेक्ट्स में है, ठीक है। और उसके लिए एक्चुअली ये सब इसके साइड इफेक्ट्स ही तो हैं जो हम बात कर रहे हैं ना, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, फिर से वही केमिकल प्रोडक्ट पे आ गए हम, है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जो ग्लूकोज का इंटेक है वो उन पार्ट्स में ज्यादा हो रहा है, या लीवर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। जबकि अगर हम दूसरी प्रोटोकॉल पे, जो हम आपसे कल बात करेंगे या परसों आपसे ये सब चीजें बताऊंगी, अभी मैं आपको कल शेयर करूंगी कि जो लोग को मेडिसिन सल्फोनिल यूरिया दिया जाता है, मेटफॉर्मिन दिया जाता है, तो वेट गेन 10 किलो तक बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ये अकॉर्ड ट्रायल की रिपोर्ट है, या एडवांस ट्रायल की रिपोर्ट है। टुमारो आई एम गोइंग टू सबमिट डिस्कस दीज थिंग्स विद यू। So okay, so I'll take this question in detail tomorrow. अभी हम, of course you are facing this issue so you can better understand this. But for one thing for sure, we have type 1 type 2 patients जो आते हैं हमारे यहाँ। type 2 का तो हमारे यहाँ पे 100% रिजल्ट आता ही है, बिकॉज उनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर वो होलिस्टिक हेल्थ यानी नेचर ऑफ साइंस को समझ के जब चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो उनको डे 1 से दे आर बाउंड टू रिड्यूस देयर मेडिसिन। और बहुत सारे केसेस में डे 1 से उन्हें मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती। बिकॉज अगर हम ऐसे समझ लीजिए, जो हम ले रहे हैं बॉडी में, जो हम पेट्रोल ले रहे हैं, अगर उस पेट्रोल को ही अगर हम समझ के लें कि किस चीज से हमारा शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है या किस चीज को हमें कम करना है, आप समझ रहे हैं। यानी कि अगर हम फूड को एज ए मेडिसिन लेते हैं तो हमें केमिकल्स पे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। हो सकता है अगले सेकेंड या थर्ड डे में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊं
जो हमारे पहले के पार्टिसिपेंट्स हैं और जिन्होंने हमारे साथ इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। So maybe Sunil ji can join us, and tomorrow from our medical team Dr. Rajat may join. He'll give his inputs on cancer also. So बने रहिएगा 4 दिन हमारे साथ, because the people who will complete the workshop will also get the certificates. और एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, हम लोग डे बाय डे 1 या 2 बहुत छोटी छोटी सी एक्टिविटीज आपको देंगे, 5 मिनट्स एक्टिविटीज। सो जो लोग कोई 2 लोग जो बहुत फास्ट जल्दी इन एक्टिविटीज को करेंगे, दे विल गेट अनदर सरप्राइज आल्सो। ओके, सो जो भी हम, जैसे मैंने आज आपको टास्क दिया कि आप अपना मेडिसिन देखिए क्या है, ठीक है, उसका मंथली एक्सपेंस क्या है, या फिर उसका क्या ग्रुप है, क्या कैटेगरी है, एटलीस्ट आपको पता तो हो कि जो आप पिल ले रहे हो, जो आप गोली ले रहे हो ये सोच के कि मैं इससे ठीक हो रहा हूँ, वो किस क्लास को बिलोंग करती है और वो क्या क्या नुकसान हमें कर सकती है। सो फर्स्ट एक्टिविटी फॉर टुडे इज नो योर ड्रग, नो योर मेडिसिन। So everybody has to complete this activity, and those who will do, जो पहली 2 लोग जो जल्दी करेंगे, so our team will announce something for them. Okay, any other question? Ma'am, this is Yuvraj. हाँ जी, बताइए युवराज जी। Ma'am, my question is going to be in English because No problem, no problem. Actually, yeah, no problem. First of all, I just wanted to know, see, we are doing this program pan India level. तो हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं, कुछ लोग इंग्लिश में, so we use both the languages. तो आपको कुछ समझ में आया whatever we are doing over here? और कुछ अगर क्लैरिटी नहीं है, you can. I'm not getting Hindi, but I'm not convenient in speaking Hindi, so okay. I'll be asking my question in English. No problem, sir. Yeah, we have discussed about the vitamin B12 deficiency immediately after the consumption of metformin. So I have just figured out that we are getting ample amount of vitamin B12 from dairy and meat products, but what about vegetarians who are diabetic? I mean, I've seen a lot of people who are so thin. I mean, they are not just fat or they are not just obese. They are not overweight, but still they have diabetes. So I'm just getting that since they are vegetarians, they are. Can I assume that they are, since they are vegetarians, they are diabetic? देखिए, मैं आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफाइन करना चाहूंगी। फर्स्ट तो आपने पूछा कि द डायबिटिक दे आर थिन, मींस ओबेसिटी इज नॉट इज रिलेटेड और नॉट, एक क्वेश्चन तो आपका ये है। दूसरा विटामिन B12 के लिए पूछ रहे हैं ना, विटामिन B12 के लिए आपको दिस इज योर ओन केस कि जब आपने मेटफॉर्मिन स्टार्ट किया तो आपका विटामिन B12 थोड़ा सा लो होने लगा, दिस वाज योर केस ओनली? No, my case is a little complicated, so I can discuss you my case in detail. So please repeat your second question, then I'll answer both the questions. Okay? I could not get you. Second question is that I see. I have a diabetes community in my local area. I mean, we people work out in the gyms, and we will always discuss about the diabetes and related issues, because we 3 are the patients. Will be in a group. So what we have discussed is in those group, I will be like I and my friend will be like vegetarian, and one will be like a non-vegetarian. So when we look at the cases and regarding the hunger, I mean food we intake and our glucose levels, I see that non-vegetarian guy who has meat every week or something like that, he gets some low blood sugar levels, but his pressure is high, but his blood sugar levels are low. Regarding us, we have high blood sugar levels, but our pressure and our weight is very less. He consumes meat, he is obese, but his blood sugar levels are far low compared to our blood sugar levels. I mean, I am very thin. You can, okay, you can okay, I'm getting get that question right. युवराज जी, मैं आपका क्वेश्चन दोनों लैंग्वेजेस में देना चाहूंगी। दोज हु आर फ्रॉम हिंदी से, देखिए युवराज जी जानना चाहते हैं कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स है, क्या जरूरी है वो ओबेज हो? कई बार वो थिन भी होते हैं। सो युवराज जी, आई जस्ट वांट टू टेल यू
it's not necessary that people who are obese or who are thin, means thin people they can never have diabetes. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे इंडिया में जो ट्रेंड है जनरली ओबेसिटी देखी जाती है, ओबेसिटी इज द रीजन फॉर वन ऑफ द रीजन, इट्स यू कैन से रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज यू कैन से। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे पतले लोग भी ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज हो सकती है, बिकॉज जब आप ग्रेजुअली डे बाय डे आप मेरे साथ रहेंगे, सो आई गिव यू ऑल द डिटेल्स कि डायबिटीज होती क्यों है। देखिए डायबिटीज का जो मेन रीजन है वो है कि जो ग्लूकोज का इनटेक है, जो हम लोग ग्लूकोज ले रहे हैं अपनी डाइट से, जैसे कि आपने बताया कुछ लोग मीट ले रहे हैं, है ना, आपके फ्रेंड्स, लेकिन वो ओबेस भी हैं, लेकिन ब्लड शुगर कम है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी ब्लड शुगर उनका कम है, आर दे आल्सो डायबिटिक और दे नॉर्मल पर्सन, मींस दे आर हेल्दी पॉपुलेशन? बताइए। इज डायबिटिक डायबिटिक है तो जरूर अभी क्या है, जो उनका मेडिसिन चेंज हुआ होगा ना, मेडिसिन की हेल्प से हो रहा है। ग्रेजुअली यू विल कम टू नो कि डायबिटीज वाले जो पेशेंट है उनको ये जो इनटेक कर रहे हैं एनिमल फूड, ये उनके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज एनिमल फूड इज फुल ऑफ लॉट्स ऑफ यू कैन से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है। इट्स अ काइंड ऑफ फूड दैट कैन इंक्रीज जो प्रोऑक्सीडेंट है, जो डिजीज जो प्रोग्रेशन का जो प्रोसेस है वो बॉडी में बढ़ाते हैं। ओके, I'll share article also on this. I just want to tell you कि अभी उन्हें ज्यादा डैमेज पता नहीं चल रहा है, just because मेडिसिन क्या कर रही है उनके लेवल को, वो कहीं ना कहीं हाइड कर रही है एक्स्ट्रा शुगर को। आप समझ रहे हैं? मैं आपको ब्लड शुगर लेवल को उस रीडिंग से कहीं और एक नए हॉरिजन की एक नई पिक्चर को आपको दिखाना चाहती हूँ। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ रीडिंग को आप देख रहे हैं, रीडिंग्स को फोकस नहीं करना है। That's what I want to tell you. आप समझ रहे हैं? You cannot imagine the kind of problems they may come across, maybe 2 years down the line, 5 years down the line, or 10 years down the line. Because extra कोलेस्ट्रॉल आप बॉडी में डाल रहे हैं, दिस इज। और डायबिटीज में क्या हो जाता है बता देती हूँ, जब हाई ग्लूकोज होने लगता है तो हाई ग्लूकोज के कारण क्या होता है, बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं ब्लड में, इसको थ्रोम्बोसाइक्लिन, यानी उन लोगों में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो ब्लॉकेजेस है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो वॉल्स हैं वो स्टिकी हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं? यही रीजन है कि अगर एक बीमारी डायबिटीज आई है तो कुछ टाइम के बाद उसके साथ हार्ट डिजीज के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं, बिकॉज प्लेटलेट हाइपर एग्रीगेशन होता है। प्लेटलेट हाइपर एग्रीगेशन की वजह से डिपोजिशन हो जाता है। बड़ी आर्टरीज है तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, छोटी आर्टरीज है तो भी उनके अंदर डिपोजिशन हो जाता है ब्लॉकेजेस का। ओके, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। So this is the reason. Gradually I would like got it yeah, the new researches. Since today I have discussed what you are doing, what we people are doing. We are innocent people, no? We have just we have all over means through media, through newspapers, everybody is writing that diabetes is not curable. See, the shocking truth that I want to tell you to all of you, shocking truth is that diabetes is curable. आप समझ रहे हैं? डायबिटीज पूरी तरह से क्यूरेबल है, नॉट सी दिस इज द फैक्ट ओनली इन कंटेक्स्ट टू एलोपैथी। डायबिटीज ठीक नहीं होती सिर्फ एलोपैथी से नहीं ठीक होती। गेटिंग माय पॉइंट? आई वर्क since last 18 years I am into the industry, and I work for Dharamshila Cancer Hospital. I work for PSRI Hospital also. So I also had this kind of notion कि ठीक नहीं होती कुछ सालों पहले तक। ओके, सो आई वाज वर्किंग फॉर दैट कि व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, बिकॉज जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं वी यूज्ड टू सी कि पेशेंट को बार बार कुछ टाइम के बाद दिखाने आना ही पड़ता है ना, और ग्रेजुअली क्या होता है, एक मेडिसिन के बाद कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन के बाद और एडवांस ड्रग ऐड हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद इंसुलिन ऐड हो जाता है। सो माय क्वेश्चन ही कभी हमने अपने आप से पूछा कि जब हम मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो व्हाई इट इज इंक्रीजिंग यार, इट हैज टू बी रिड्यूस ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो वी हैव टू क्वेश्चन फ्रॉम आवरसेल्फ, हमें अपने आप से खुद से क्वेश्चन करना है। जब एक पर्सन दवाइयां ले रहा है, जब वो दवाई ले रहा है तो उसको क्यों बार बार ये दिक्कत हो, फिर तो वो ठीक हो जाना चाहिए था ना। सेम क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू टेल यू, आपने अपने आसपास देखा होगा लोगों को अटैक होते हैं, हार्ट डिजीज में होता है, फर्स्ट अटैक हुआ, एंड ऑफ कोर्स जब भी होता है, इमरजेंसी हुई, जो भी हुआ, पेशेंट्स आर टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑल्सो, लोग लेते हैं ना।
लेकिन why it is so, whether if they are, even if they are taking the treatment, even then they come across heart attack 2 and heart attack 3. Why it is so? When the people is on the treatment, जब लोग पहले से दवाइयां ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो अटैक क्यों आया? कभी आप सवाल कीजिएगा अपने आप से, उसका आंसर आपको हमारी ही क्लास में मिल जाएगा. So these are the questions that we should ask ourselves कि क्यों हो रहा है? Why it is so? Yeah. Madam, what is insulin resistance and how we can reverse it? इंसुलिन एग्जिस्टेंस आप बात करते हैं, रेजिस्टेंस. ऑफ कोर्स. देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? देखिए हमारी बॉडी में सारे जो सेल्स है ना, वो सिग्नलिंग सिस्टम से काम करते हैं. सिग्नलिंग सिस्टम आप समझते हैं, सब कुछ केमिकल बेस्ड काम होता है. ठीक है, हर सेल को पता है कि अगर इंसुलिन एक चाबी की तरह है, जैसे मान लीजिए ये सेल है और ब्लड में यहाँ पर ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज तभी यूज होगा जब वहां पे इंसुलिन जो चाबी है उसको, ताले को खोल देगी, तभी वो यूटिलाइज हो सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन क्या होता है जब डिस्टरबेंस हो जाता है, जब कोई ना कोई डैमेजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम, सेल का जो सिग्नलिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि कितना इंसुलिन आ चुका है. आप समझ रहे हैं? इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं. यानी कि बॉडी को नहीं पता, वो इंसुलिन को सेंस नहीं कर पाती. मैं समझाने के लिए एग्जांपल दूंगी. कई लोगों को आपने देखा है न्यूरोपैथी होती है, ऐसे देखा है, जिन लोगों को नंबनेस हो तो डॉक्टर ऐसे चेक करते हैं, आप देखते हैं ना, तो वो यही देखना चाहते हैं कि इनके सेंसेस ठीक से काम कर रहे हैं, जो नर्व्स हैं वो सेंसिटिव है या नहीं. और जिन लोगों की नर्व डैमेज होगी उस जगह उन्हें पता ही नहीं चलेगा किसी ने टच किया है. तो सेम थिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में इनर सेल्स के साथ हो रही है. यानी वो इंसुलिन के होने के बावजूद भी रेजिस्टेंस है, यानी वो उतने अच्छे से उसको ले नहीं पाते, उसे रिसीव नहीं कर पाते. जब वो रिसीव नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा. जब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा सेल में, तो वो ब्लड में ज्यादा ही रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? देखिए टाइप 1 है, टाइप 2 है, फिर से थोड़ा सा बताती हूँ. Okay, is it reversible? या सर इंसुलिन के केस में थोड़ा सा बताना चाहूंगी. देखिए बहुत बार क्या होता है, काफी साल तक टाइप 2 डायबिटीज है. टाइप 1 डायबिटीज कई बार बच्चों में भी होती है. ठीक है, उनमें क्या होता है, इंसुलिन बनता ही कम है. लेकिन जो टाइप 2 वाले हैं उनके अंदर बनता है, लेकिन अपटेक पूरा से नहीं होता है. ठीक है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा आ जाए, जितना बढ़ता जाएगा उतना थोड़ा सा इंसुलिन की डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है. लेकिन अगर हम इसको भी, यानी अगर हम बात करें टाइप 2 की, जिसको मेटाबॉलिक डिजीज हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो 100% रिवर्सिबल है. लेकिन अगर टाइप 1 के केसेस हैं जिनको इंसुलिन लेना पड़ता है, इन केसेस में भी वी हैव वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स. कहाँ पे कंस्ट्रेन आता है मैं थोड़ा सा बताऊंगी. अभी थोड़ा सा बताएंगे सबरपाल सर कि आप कितना इंसुलिन लेते हैं? I am taking 10 units. 10 यूनिट्स ओनली? मॉर्निंग इवनिंग कैसे Morning लेते हैं? and evening. 2 टाइम लेते हैं. ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ क्या होता है. अगर आप नेचुरल प्रोटोकॉल को स्टार्ट करते हैं, यानी फूड मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं, तो पहले ही दिन से जो आपका 10 यूनिट्स इंसुलिन है, आप बाउंड हो जाएंगे उसको 3 या 4 पे. फर्स्ट डे की बात कर रही हूँ मैं आपसे, बिकॉज वो क्या होगा, वो कैसे होगा, मैं आपसे सेकेंड और थर्ड सेशन में बात करूंगी. ओके, बिकॉज ये सभी चीजें हम लोग अपने सेशन में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी है, मैं थोड़ा सा सिर्फ एक टच करूंगी इस टॉपिक को अभी. लेकिन कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं, बहुत बार. ठीक है, इस टाइप के जो केसेस है उनमें तो रिजल्ट अच्छा आता है, मीन्स 10 to 15 ईयर्स की अगर डायबिटीज है. लेकिन अगर 25-30 ईयर्स ओल्ड जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनमें इंसुलिन के लाइक 30 यूनिट्स, फिर 20 यूनिट्स, तो उन केसेस में कई बार बहुत लो डोज हमें फिर भी देना पड़ता है. बट ट्राई टू इमेजिन जो लोग इतने लेवल के इतने साल पुरानी डिजीज है, उनके साथ 8-10 दवाइयां भी चल रही होती हैं. तो नाउ इमेजिन कि जो ऑलरेडी 8-10 दवाइयां डेली लेते हैं, इतना सारा इंसुलिन ले रहे हैं, अगर वो उनका भी अगर मिनिमम डोज पे आ गया तो वो उनके लिए सक्सेस है. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इट ऑल डिपेंड्स द सिवियरिटी ऑफ डिजीज ऑल्सो. तो अगर आप जल्दी एक्शन लेते हैं तो ऑफ कोर्स उतना कम डैमेज है. इमीडिएटली विदिन 3 days और सिंस वेरी फर्स्ट डे यू कैन रिवर्स इट. जनरली हम 3 दिन का टाइम तो शुरू में पूरा लेते ही हैं, तो क्योंकि हर बंदे का जो ग्लूकोज लेवल है पूरे दिन कभी एक नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है. Madam, I am having also obstructive sleep apnea and using CPAP machine at night.
tells us something. Is it reversible or it will be cured with natural therapy? हाँ सर, अभी एक्चुअली मैं अभी फिलहाल तो यही बताना चाहूंगी, जब आप हम बात करेंगे तो आपको फायदा तो पूरा होगा, ठीक है। अब ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, इसके लिए मुझे थोड़ी सी आपकी रिपोर्ट्स हिस्ट्री पे देखनी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? बट हाँ, डेफिनेटली इट्स यू कैन से इट्स क्वाइट श्योर कि आपको फायदा तो जरूर होगा। क्यों होगा वो धीरे धीरे जब हम कल की क्लास अटेंड करेंगे ना, तो धीरे धीरे आज हमने सिर्फ ये टच किया है कि हम जो केमिकल्स ले रहे हैं क्या वो वाकई हमें ठीक कर रहे हैं। दिस इज द यू कैन से क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज सेशन। टुमारो विल टच डिफरेंट टॉपिक, सो ग्रेजुअली यू विल हैव एन आइडिया कि हम कर क्या रहे हैं और हाउ मच वी कैन get benefit out of this. Okay, sir. So with this, I am summing up the session. Piyush ji, do you have any question? Mr. Piyush, no, madam. No, madam, no questions. Okay, sir. So I am requesting all of you to do the activity. We will post, our team will post the activities in the WhatsApp group. So you have to just do the activities. मैडम, मेडिसिन हम व्हाट्सएप में भेज सकते हैं? हम कौन सा ले रहे हैं? हाँ जी, देखिए मैं आपको फिर से थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। जो हमारी क्लास का शेड्यूल रहेगा ना, जो हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये जूम पे रहेगा, ओके। लेकिन जो भी हम एक्टिविटीज आपको देंगे या जो फॉलोअप्स रहेगा वो व्हाट्सएप से रहेगा। तो जो आपकी एक्टिविटीज है उसको आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही करना है। हम लिस्ट ऑफ मेडिसिन व्हाट्सएप में भेज देते हैं। हाँ जी, आपको उसी में भेजना है, ठीक है। Okay, वो सपोर्ट टीम एक्सेस करेगी, they will suggest who are the winners, who are the sincere people. Yeah, any question, Yuvraj? No questions, ma'am. Thank you so much. But hello. हाँ बोलो, ask me. Actually, my case is quite complicated. So if you have, if you want to discuss, then if you have any time, then I will just discuss in detail if it is the right time, or otherwise I will at the end of the day 4 I will just I will request each and everybody, because I think we everybody is suffering from this kind of disease, और कोई ना कोई है या फिर नॉलेज देना चाहते हैं जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो अभी आप जस्ट होल्ड योर क्वेरीज, ठीक है। हो सकता है आपकी क्वेरीज डे 2 में रिजॉल्व हो जाए, डे 3 में रिजॉल्व हो जाए, फिर भी एनी हाउ इफ वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व, definitely I'll take up all of your queries on day 4 also. Madam, okay. you have thank you so much. Madam, you have discussed complications of diabetes. Yeah. And diabetic cataract, I want to ask, is very common. Sorry? Diabetic cataract. Diabetic cataract, हाँ जी। हाँ जी बताती हूँ। देखिए उसमें क्या होता है, जब डायबिटीज लंबे समय तक रहती है तो छोटी वेसल्स में भी ब्लॉकेजेस होने लग जाती हैं, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, और ग्लूकोज जिस भी पार्ट में बढ़ेगा ना, वो ऑर्गन डिटेरियोरेट या डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब छोटी वेसल्स में इफेक्ट आता है तो आइज का कैटरैक्ट आ गया। आप समझ रहे हैं, यानी जो रेटिना को सप्लाई है उन ब्लड वेसल्स में, उन कैपिलरीज में अगर ब्लॉकेजेस आ रही है तो ऑफ कोर्स वहां की डिजीज आ जाएगी। और अगर वो किडनी में है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, है ना, उनको किडनी की परेशानी आएगी। और जब ये न्यूरोपैथी में आएगी तो हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है। तो डायबिटीज तो ऑफ कोर्स सभी को पता है कि रेंज में रहना चाहिए ग्लूकोज लेवल। तो अभी तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि ये तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट इससे आगे भी बहुत चीजें हैं कि वी कैन रियली सेव आवरसेल्फ। द वंडरफुल स्टडीज आर विद अस एंड दीज आर रियली वेरी मच सिंपल एंड इजी। Instead of going to this much complicated things, everything is within us, क्योंकि जो हमारी बॉडी है गॉड ने उसको सुपर नेचुरल हीलिंग पावर दी है। समझ रहे हैं होता क्या है, जब इनिशियली हम इसको डायबिटीज या केमिकल्स पर डाल देते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाता है, जैसे कई बार हम लोग घर में मेड लगा लेते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे आदत खत्म हो जाती है ना काम करने की, होता है ना, क्योंकि हमें हेल्प मिल रही है। तो ठीक इसी तरह से जब बॉडी में ऐसा होता है कि वी आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, या जैसे जो लोग इंसुलिन बाहर से ले रहे हैं, तो जो हमारा अपना पेनक्रियाज है, जो हमारी फैक्ट्री है, वो उसको लॉक कर देता है। समझ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे और काम करना कम कर देता है, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना, हमें अपने ऑर्गन को रिवाइव करना है। सो व्हाट इज द हाउ वी कैन रिवाइव दिस, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू, विल गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल एज पर माय नॉलेज।
छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी बिफोर वाइंडिंग अप। देखिए व्हाट हैपेंस कि व्हेनेवर वी गेट एन इंजरी इन अवर हैंड, कभी चोट लगती है हाथ में तो क्या करते हैं? वी यूज टू गो टू डॉक्टर एंड व्हाट द डॉक्टर डज, डॉक्टर यूज टू बैंडेज। डॉक्टर क्या करता है? पट्टी करता है, सिर्फ बैंडेज करता है ना उस जगह पे। तो आई एम आस्किंग, क्या नई सेल भी डॉक्टर बना के देता है उसके अंदर? ऑफ कोर्स नो। वो सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए बैंडेज करते हैं। जो हमारा वुंड है वो हमारी बॉडी खुद हील करती है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन केस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। आज डायबिटीज है क्योंकि इंसुलिन कम बन रहा है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, आप समझ रहे हैं, या कम बन रहा है। तो अगर हम बॉडी को एक एनवायरमेंट दे दें, this is true for internal parts also, it will provide an environment to our body, then our body will itself heal. Our pancreas will definitely revive to give more insulin. And what are these things? These are just with the help of nature of science. Means treating diabetes is, it's nothing but skilling. I used to say कि डायबिटीज को ठीक करना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड एजुकेशन हमें उसकी मिल जाए। सो दिस इज द ओनली थिंग। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको क्रिटिकलिटी आपको आज बताई। आई डोंट वांट टू क्रिएट अ पैनिक इन योर माइंड। मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि आप सिचुएशन को समझें। अगर आज आप नहीं समझेंगे तो लेटर ऑन वी विल बी द सफरर ओनली। ओके, वी आर बाउंड टू हैव लॉट ऑफ पेन। तो जब बड़ी बीमारी जब वो बना देगा उस टाइम भी तो हमें ही तो वो पेन सफर करना है ना, या फिर कौन? हमारे आसपास के फैमिली मेंबर्स। एंड ऑफ कोर्स इसका साइड इफेक्ट ये रहेगा कि वी आर बाउंड टू गो एट द हॉस्पिटल इन इमरजेंसी, वी आर बाउंड टू टेक एनी इमरजेंसी प्रोसीजर और ट्रीटमेंट फॉर दैट। So we just want to educate all of you so that you can prevent, you can safeguard yourself, you can say save yourself from all those kind of complications. Okay, so with this I am summing up, and tomorrow of course we'll join at 6:15 and we'll go to the next level of the program, and definitely we'll answer all the queries. Okay, first I'll take the session, please note down all the questions, then I'll answer all the questions also. Okay, good evening. I'm expecting everybody will do all the activities whatever we'll provide in the group. इसी के साथ जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें कुछ बोनसेस हैं आपके लिए। एक डायबिटीज क्योर के ऊपर एक बुक है, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज, वो मैं आपसे शेयर करूंगी, आप उसको पढ़िएगा, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके शायद सॉल्व होने लगेंगे खुद ही खुद। उसके अलावा विल शेयर द ग्रुप लिंक, विल शेयर द पेज लिंक, so you have to join the community also. So gradually you will have more knowledge about the disease. Okay, good evening, namaskar. Okay, Yuvraj, everybody, I'm just winding up. Thanks for joining us and giving time to us. Bye bye.